पार्टीज इस वक्त देखा जाए तो डोमिनेट कर रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि वो सोशल चेंज है, वो कल्चरल चेंज है जो मैस जी। इमिग्रेशन की वजह से पैदा हुआ है वहाँ पे। फिर उसके अलावा यानी आप ये देख लें कि इनक्वालिटी भी सोसाइटी में बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है सोसाइटी में। फिर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो हर मुल्क जो है वो फिर अपनी, वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने एक पास्ट लेगेसी की तरफ भी देखते हैं, उनको अपनी एक गोल्डन एज भी नज़र आती है। में हकीकी मानों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती, वो डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा बहुत कोई चेंज ला ले आएगी। इंटरनेशनली तो उनकी पॉलिसीज वही रहेंगी जो अब हैं, कल भी वही होंगी। डोमेस्टिकली भी अब जाहिर है वो ऊपर कट्टर किस्म के मौलवी बैठे हुए हैं, तो वो तो चेंज नहीं करने देंगे ना किसी चीज को। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आ जाए ईरान में बरसरे इक़्तिदार, तो पावर सारी वो जो सबसे बड़े उनके सुप्रीम रहनुमा हैं, लीडर। सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास है। और उनकी जो पोलराइजेशन जो है वो हमें नज़र आती है कि पॉलिटिकल लेवल पे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो कि एक बुनियादी तब्दीली चाहती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली चाहती हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़ हैं, वो उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो होती हैं वो उनका एक रोल होता है इसमें, यानी नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, और ये हमें अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ नज़र आती है। फिर सोशल मीडिया उसका एक रोल है नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। और फिर उसके बाद नमस्कार दोस्तों, मैं अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं वसीम अल्ताफ साहब। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार वसीम जी। जी, नमस्कार जी। वसीम साहब, दुनिया भर में जो राजनीति होती है यानी कि पॉलिटिक्स, उसको अक्सर दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। एक तरफ होते हैं दक्षिणपंथी यानी कि राइट विंग, और दूसरी तरफ होते हैं वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग। हुआ ये था कि जब 1789 में फ्रांस में जो क्रांति हुई थी, यानी कि फ्रेंच जो रेवोल्यूशन हुआ था, उसके बाद से वहां की नेशनल असेंबली थी, उसको दो हिस्सों में बांट दिया गया। और जो सत्ता के साथ थे, यानी कि जो चाहते थे कि जैसा है वो वैसा ही चलता रहे, वो दरबार में दाईं तरफ बैठे थे। और जो सत्ता को बदलने के पक्ष में थे, वो लेफ्ट साइड में बैठे। और यहीं से जो राजनीति है यानी कि पॉलिटिक्स, उसमें लेफ्ट और राइट की शुरुआत हुई। लेकिन जिस यूरोप में इस कॉन्सेप्ट का उदय हुआ, इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई, आज उस यूरोप में धीरे धीरे करके जो राइट विंग पार्टियां हैं वो जीतती जा रही हैं। और यूरोपीय संसद के जो चुनाव हुए, उसमें भी जो राइट विंग पार्टीज हैं वो जीती। और इसी से घबराकर जो फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रोन, उन्होंने संसद को भंग करके चुनाव वापस कराने का फैसला किया। और ब्रिटेन में भी हमने देखा है कि राइट विंग जो पार्टीज हैं उनके जीतने की उम्मीद बन रही है। अमेरिका में भी ट्रंप के आने की जो उम्मीद है, वापस से वो लौटेंगे, ऐसा माहौल बना हुआ है। इनफैक्ट जो रिसेंट चुनाव भारत में हुए, उसमें भी एक बार फिर से तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से तीसरी बार, हिस्टोरिकली तीसरी बार वो प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि जो ज्यादातर देश हैं, अब लिबरलिज्म, ग्लोबल विलेज और खुले जो बॉर्डर वाली जो सोच थी, उससे आगे तंग आकर अब कहीं ना कहीं जो वामपंथी यानी कि जो लिबरल वाली अप्रोच थी, उसको अब उससे तंग आ गए। और जो भारत 2014 में समझ चुका था, अब वो दुनिया को धीरे धीरे समझ में आ रही है। इसी पे मैं आज आपसे चर्चा करने वाली हूँ। और आज मेरा सबसे पहला सवाल तो ये है कि वसीम साहब, भारत से लेकर अर्जेंटीना, इटली, अमेरिका, हर तरफ जो राइट विंग जो गवर्नमेंट्स हैं, उनका उदय हो रहा है, उनको पॉपुलैरिटी मिल रही है लोगों के बीच। जो राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको ज्यादा उनको अहमियत दी जा रही है। आप इसको किस तरह से देखते हैं और इसकी क्या वजह है? देखिए, वाकई आपकी बात दुरुस्त है कि इस वक्त दुनिया में जो नेशनलिज्म है उसकी एक वेव जो है वो आपको नज़र आती है क्रॉस द ग्लोब। यानी भारत से लेके और फिलीपींस तक, और चीन से लेके फ्रांस तक, और फ्रांस से और इटली से लेके अमेरिका तक, हर जगह पे आपको ये एक नेशनलिज्म का एक एक रिसर्जेंस आपको नज़र आता है यहाँ पे पूरी दुनिया में।
अब कुछ तो फैक्टर्स हैं जो कि यूनिवर्सल हैं, जो हर जगह पे अप्लाई होती हैं, और कुछ ऐसे हैं जो कि कंट्री स्पेसिफिक हैं। यानी मिसाल के तौर पे अगर जापान में हम देखें तो वहाँ कुछ और फैक्टर्स हैं, चीन में कुछ फैक्टर्स और हैं, अमेरिका में फैक्टर्स डिफरेंट हैं, और इसी तरह जर्मनी में डिफरेंट फैक्टर्स हैं। यानी हर जगह पे कुछ फैक्टर्स तो कॉमन है और कुछ स्पेसिफिक हैं उस मुल्क के हवाले से। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हम देखते हैं जो क्रॉस द बोर्ड आपको नज़र आती हैं। मिसाल के तौर पे एक इनइक्वालिटी, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी और इनसिक्योरिटी होती है, जो वो जन्म देती है एक नेशनलिस्टिक एक एक वैल्यूज़ को, नेशनलिस्टिक ट्रेंड्स को, कि अगर मुल्क में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी हो गई है, इनइक्वालिटी हो गई है, तो फिर लोग जो हैं उनके अंदर एक नेशनल सेंटिमेंट डेवलप होता है, और वो चूंकि एक कॉमन इशू है, कॉमन प्रॉब्लम है जिसको सभी फेस कर रहे हैं, तो उनमें जब आप एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में होती हैं एक ग्रुप के साथ, तो फिर ग्रुप कोहेजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है, और वही अगर एक मैस स्केल पे आप ले जाएं तो फिर नेशनल लेवल पे वो कोहेजन बढ़ जाती है, और उसको जो चीज़ उससे जन्म लेती है वो नेशनलिज्म है। तो एक तो ये फैक्टर है, यानी ग्लोबल लेवल पे, यानी इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इनसिक्योरिटी है, वैसे जनरल इनसिक्योरिटी है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। फिर उसके बाद कल्चरल और सोशल चेंजेस जो होते हैं वो भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मिसाल के तौर पे जर्मनी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लक्स हुआ सीरियंस का, यानी जब ये वहाँ पे सिविल वॉर शुरू हुई, उन्होंने आने दिया लोगों को, वो वहाँ पे गए। इसी तरह बेशुमार पाकिस्तानी इंडियंस जो हैं वो यूके में गए। तो वहाँ जब ये लोग जाते हैं, एक नया कल्चर लेके जाते हैं, नई वैल्यूज़ लेके जाती हैं, जो कि अक्सर औक़ात वहाँ की जो इंडिजिनस वैल्यूज़ हैं उनके साथ वो टकराती हैं। तो वहाँ पे अब वो लोग जो दूसरे मुल्कों से गए हैं, वो जाके रिसोर्सेज़ पे भी काबिज़ होते हैं, वो जाके वहाँ पे उनका जो एक वैल्यू सिस्टम है, जो कल्चर है, उससे वो जाके टकराते हैं, उनका एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है वहाँ पे। उससे भी वहाँ के जो लोग हैं उनमें एक नेशनलिज्म जो है वो जन्म लेता है। इसके बाद फिर पॉलिटिकल पोलराइजेशन जो है वो हमें नज़र आती है कि पॉलिटिकल लेवल पे मुख्तलिफ पार्टीज़ हैं, कुछ पार्टीज़ हैं जो कि एक बुनियादी तब्दीली चाहती हैं, इकोनॉमिक सिस्टम में तब्दीली चाहती हैं। कुछ पार्टीज़ हैं जो कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टीज़ हैं, वो उनकी वैल्यूज़ कुछ और हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी जो होती हैं वो उनका एक रोल होता है इसमें, यानी नेशनलिज्म को प्रमोट करने में, और ये हमें अक्रॉस द बोर्ड ये चीज़ नज़र आती है। फिर सोशल मीडिया उसका एक रोल है नेशनलिज्म को प्रमोट करने में। और फिर उसके बाद आपकी एक हिस्टोरिकल लेगेसी होती है, आपका एक नॉस्टैल्जिया होता है कि आप वापस एक ऐसे दौर में जाना चाहते हैं। वो ज़रूरी नहीं कि वो दौर वाक़ई हकीकत में एग्ज़िस्ट करता हो, वो एक इमेजिनरी दौर भी हो सकता है। जैसे अब हमारे यहाँ कहा जाता है जी मदीना की रियासत जो है वो हम बनाएँगे। अब मदीना की रियासत तो हकीकत में किसी ने भी नहीं देखी, सुना ही है, और जो चीज़ें सुनी हैं वो मालूम नहीं किस हद तक दुरुस्त हैं या नहीं है। लेकिन वो ये सारी चीज़ें मिलके फिर एक नेशनलिस्टिक जो सेंटीमेंट है उसको जन्म देती हैं, और ये हमें इन तमाम मुल्कों में नज़र आ रहा है जिनका हम अभी ज़िक्र कर रहे हैं, यानी अमेरिका से लेके जी, और चीन तक, और भारत से लेके जर्मनी और इटली तक। हाँ, जी अंबर। जी। जी। अ, वसीम साहब, वेस्ट में अक्सर ये देखा जाता था कि जो वहाँ के लोग हैं, जो वहाँ के आवाम हैं, उनका जो रुझान होता था वो लिबरल और लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिशियन हैं, उनकी तरफ अक्सर ज़्यादा देखा जाता था, ख़ास तौर से वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, क्योंकि राइट विंग को कहीं न कहीं ये माना जाता था और इस तरह की इमेज बन गई थी कि राइट विंग की वजह से ही वर्ल्ड वॉर हुई है, वो वॉर का कारण है। लेकिन अब लिबरल्स और जो लेफ्टिस्ट हैं, उनसे लोगों का जो है वो मोह भंग हो गया है।
और होता जा रहा है, इसके पीछे की क्या वजह आप देखते हैं? देखिए ना, प्राइमरीली मैं समझता हूँ कि ये इसमें जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं, जो कल्चरल चेंज आया, जो सोशल चेंज आया है, यूरोप में ख़ास तौर पे उसमें जो इमिग्रेंट्स हैं, उन्होंने बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, कि बेशुमार लोग माइग्रेट करके वो यूरोप में गए हैं, जर्मनी में गए हैं, इटली में गए हैं, यूके में गए हैं। वहाँ पे अब आप जाके देखें तो को यकीन नहीं आएगा कि आप किसी यूरोपियन मुल्क में हैं। आप लंदन में चले जाएँ, तो लंदन में आपको लगेगा कि आप किसी सबकॉन्टिनेंट के शहर में घूम रहे हैं। अच्छा, इसी तरह इटली में बेशुमार गैर मुल्की आ चुके हैं। जर्मनी में तो बहुत ज़्यादा हैं, ख़ास तौर पे सीरियंस और ये अरब डिसेंट के जो लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे आ चुके हैं। तो अब बात ये है कि जब इस तरह से मैस लेवल पे माइग्रेशन होती है, यूरोप की मैं बात कर रहा हूँ ख़ास तौर पे, तो वो फिर ये होता है कि वहाँ पे आपने जॉब्स कैप्चर कर लीं, आपने वहाँ के रिसोर्सेज़ पे कब्ज़ा कर लिया, आप वहाँ के एक बेनिफिशियरी बन गए कि आप सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स भी ले रहे हैं, आप स्टेट के ऊपर एक बोझ भी बन चुके हैं। फिर आप उनकी वैल्यूज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते, जो उनकी वहाँ की इंडिजिनस वैल्यूज़ हैं। और आपके अक्सर लड़ाई झगड़े भी होते रहते हैं, आप क्राइम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये फिर जो मकामी लोग हैं, उनके अंदर जो एक नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है, उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करती हैं। तो यूरोप के अंदर जो प्राइमरीली एक तरह का जो अभी एक चेंज आ रहा है, यानी राइट विंग पार्टीज़ इस वक़्त देखा जाए तो डोमिनेट कर रही हैं, और उसकी बुनियादी वजह जो है वो मैं समझता हूँ कि वो सोशल चेंज है, वो कल्चरल चेंज है, जो मास जी। इमिग्रेशन की वजह से पैदा हुआ है वहाँ पे। फिर उसके अलावा यानी आप ये देख लें कि इनइक्वालिटी भी सोसाइटी में बढ़ गई है, इनसिक्योरिटी भी बढ़ गई है सोसाइटी में। फिर सोशल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट कर रहा है इन चीज़ों को। तो हर मुल्क जो है वो फिर अपनी वहाँ के जो मकामी लोग हैं वो अपने एक पास्ट लेगेसी की तरफ भी देखते हैं, उनको अपनी एक गोल्डन एज भी नज़र आती है, एक पास्ट में रियल और इमेजिन्ड। तो मेरा ख़्याल है कि यूरोप में तो ये फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथन हो गई हैं वो पार्टीज़ जो कि राइट विंग हैं। जी, अंबर। अच्छा, वसीम साहब, अमेरिका में भी जो डोनाल्ड ट्रम्प है, जो एक्स प्रेज़िडेंट, उनके जीतने की जो उम्मीदें हैं, वो काफ़ी हद तक जताई जा रही हैं और फ्रांस में भी जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, उन्होंने जो यूरोपीय संसद के चुनाव हुए, उसमें ज़्यादा सीटें जीतने के बाद वहाँ के जो प्रेज़िडेंट थे, उन्होंने अपनी सरकार को बस बर्खास्त करके चुनाव वापस से करने का ऐलान कर दिया। उन्हें ये डर है कि कहीं न कहीं जो राइट विंग पार्टीज़ हैं, वो जीत सकते हैं। इटली में मेलोनी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। कनाडा में हाल ही में हमने देखा टोरंटो में कि एक उपचुनाव हुए, वहाँ पे 30 साल बाद जो ट्रूडो हैं, उनकी पार्टी को काफ़ी हद तक उनको कड़े उसका सामना करना पड़ा। ऐसे में लगातार हर जगह इस तरह का ख़ास तौर से अमेरिका, कनाडा में डोनाल्ड ट्रम्प की इस जो वापसी की उम्मीद हम देख रहे हैं और जो बाइडेन है उनको अभी भी जो रिसेंट दोनों के बीच प्रेसिडेंशियल डिबेट हुई उसमें भी बाइडेन काफ़ी वीक नज़र आए। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे उसको? जी, बिल्कुल, मैं बिल्कुल देख रहा हूँ जी कि इस वक़्त अमेरिका में बाइडेन की पोज़ीशन ख़ासी वीक हो चुकी है। जो पहला प्रेसिडेंशियल डिबेट हुआ है, उसमें वो एक तो फ़िज़िकली बड़े फ्रेल नज़र आए, दूसरा मेंटली भी वो अक्स भूल जाते थे कि वो क्या कह रहे हैं। तो इस चीज़ का बड़ा एक नेगेटिव इम्पैक्ट हुआ है, और जो डेमोक्रेट पार्टी है, अब उसको ये समझ नहीं आ रही कि इनको हम हटाते हैं तो इनकी जगह किसको लेके आएँ। वो एक अपना एक इश्यू बना हुआ है। अब इसके बरक्स ट्रम्प जो थे वो उनकी ख़ासी बेहतर परफ़ॉर्मेंस रही, यानी ज़हनी तौर पे भी वो अलर्ट थे, फ़िज़िकली भी वो कोई ऐसा इश्यू नहीं था कि वो लड़खड़ा नहीं रहे थे वहाँ पे। उन्होंने बेहतर तौर पे परफ़ॉर्म किया बाइडेन के मुकाबले में। तो उम्मीद तो बंध रही है, कुछ नज़र ऐसा ही आ रहा है कि अमेरिका में जो डोनाल्ड ट्रम्प हैं, वो उनकी पोज़ीशन ख़ासी बेहतर है इस वक़्त जो बाइडेन के मुकाबले में।
जो बाइडेन का जो भी जी, दौर था उसमें कोई ऐसी मेजर तब्दीली भी नहीं, वो नहीं ला सके। कोई ऐसी ड्रास्टिक पॉलिसी भी नहीं थी कि जिससे कोई मेजर आप अमेरिका के अंदर कोई चेंज देखें किसी भी लेवल पे। नहीं, इकोनॉमी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं हुई किसी किस्म की। अच्छा, फॉरेन रिलेशंस अमेरिका के तकरीबन वही रहे, यानी कोई ऐसी काबिल कदर उनकी या काबिल ज़िक्र कंट्रीब्यूशन नहीं है जिसको वो पेश कर सकें कि उनको दोबारा से री इलेक्ट किया जाए। तो इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप की पोजीशन इस वक्त खासी मजबूत है। और बहरहाल एक राइटेस्ट उनके नज़रियात हैं इस हवाले से। तो जैसे बाकी मुल्कों में हमें ये चीज़ नज़र आती है, तो अमेरिका में भी हमें ये नज़र आ रही है कि उनके चांसेस यानी इस वक्त तक तो अ, बाइडेन के मुकाबले में मुझे ज़्यादा ब्राइट नज़र आ रहे हैं। जी अंबर। वसीम साहब, हमने देखा कि पिछले कुछ सालों में कई समय जिसका सामना दुनिया ने किया, फिर इसराइल की बात और इस अमेरिका काफी ज्यादा। तो ऐसे में अ, कितना और क्या उम्मीद की जाए कि प्रेसिडेंट ट्रंप की वापसी के बाद क्या कुछ बदलाव हमें खासतौर से इसराइल और पैलेस्टीन को लेकर देखने के लिए मिलेगा, या इसराइल की जो पॉलिसी है अमेरिका का? देखिए देखिए बात ये है कि चाहे डेमोक्रेट्स पावर में हों, चाहे रिपब्लिकन्स पावर में हों, इज़राइल के हवाले हवाले से अमेरिका की पॉलिसी तकरीबन वही रहती है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आती। इज़राइल जो है उसकी अमेरिका के साथ शुरू से एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है। और कोई भी अमेरिका में गवर्नमेंट रही, किसी भी पार्टी की रही, इज़राइल के साथ उनके बड़े स्ट्रॉन्ग क्लोज रिलेशनशिप्स बरकरार रहे। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पार्टी इलेक्शन जीत के आ जाए, किसी का भी सदर बन जाए, उससे इसराइल के साथ अमेरिका के ताल्लुकात पे कोई असर पड़ सकता है। वो वैसे ही रहेंगे और उसमें कोई तब्दीली नहीं आएगी। एक बहुत क्लोज एलाय है अमेरिका का मिडिल ईस्ट में इसराइल, और अमेरिका हर तरह से उसके इंटरेस्ट्स को प्रोटेक्ट करेगा। और कोई भी गवर्नमेंट आएगी तो वो इसराइल के साथ एक अच्छे क्लोज टाइज बरकरार रखेगी। जी अंबर। जी। वसीम साहब, अभी जो ईरानियन प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी की जो हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हुई, उसके बाद ईरान में भी वापस से प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए, और हालांकि जो तीन उनके जो कहने चाहिए चार टोटल कैंडिडेट थे, और चार में से तीन जो थे वो कट्टरपंथ यानी कि जो होते हैं उससे थे, और तीसरे जो चौथे कैंडिडेट थे, आई एम सॉरी, वो मसूद पिज़ेशकियान, वो लिबरल माने जाते हैं। तो इधर थोड़ा-सा ऑपोज़िट चल रहा है, लिबरल्स का जो है वो थोड़ा-सा आगे चल रहा है, हालाँकि जो पिछले हुए उसमें दोनों में से किसी ने भी सईद और मसूद, दोनों में से किसी की भी मेजॉरिटी साबित नहीं हुई, लेकिन आगे फिर से इलेक्शंस होंगे, और उम्मीद ये की जा रही है जो लिबरल्स हैं वो इस बार वोट ज़्यादा करने आएँगे, और मसूद पेज़ेश्कियान का जो को लेकर जो जनता में सेंटिमेंट है, वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि उन्होंने हिजाब को लेकर एक इस तरह की बात रखी कि जो हिजाब के नाम पर औरतों के साथ हुआ, उनको मारना-पीटना, वो सारी गलत है। तो ईरान में थोड़ा-सा उसके बरक्स सूरत-ए-हाल नज़र आ रही है। लिबरल्स थोड़ा-सा, मसूद पेज़ेश्कियान जो लिबरल लीडर माने जाते हैं, उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ रही है। इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए जी, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि जो भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट होता है उसकी अप्रूवल गार्डियन काउंसिल देती है। यानी गार्डियन काउंसिल पहले ये यकीन दहानी अ, कर लेती है ऑफ कोर्स दोनों कि ही, जो चाहे सईद जलीली हो या फिर मसूद पेज़ेश्कियान, दोनों ही ईरानियन रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं, और इवेंचुअली होगा वही जो सुप्रीम लीडर चाहेंगे। सुप्रीम लीडर की अपनी जो गार्डियन काउंसिल है वो अप्रूव करती है कि किस हुँ, को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त होगी। तो जो भी वो कोई जी, देखते हैं कि वो कोई डेविएंट अ, उसको वो कभी भी नहीं आने देंगे एज प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। तो वो अब कितने लिबरल हैं, कैसे लिबरल हैं,
अगर तो सही मानों में लिबरल होते तो मेरा ख्याल है वो उनकी नॉमिनेशन अप्रूव ही ना होती, वो तो गार्डियन काउंसिल रिजेक्ट कर देती उनको। तो हो सकता है इरानियन थोड़ा, पॉलिटिक्स के हिसाब से जी, तो वो चूंकि अब जी, आ गए, तो मेरा ख्याल नहीं कि वो कोई ऐसा कोई मेजर चेंज ला सकें। देखिए ना, ईरान में हकीकी मानों में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं होती, वो डोमेस्टिक लेवल पे थोड़ा बहुत कोई चेंज ला ले आएगी। इंटरनेशनली तो उनकी पॉलिसीज वही रहेंगी जो अब हैं, वो कल भी वही होंगी। डोमेस्टिकली भी अब जाहिर है वो ऊपर कट्टर किस्म के मौलवी बैठे हुए हैं, तो वो तो चेंज नहीं करने देंगे ना किसी चीज को। तो मैं नहीं समझता कि कोई भी आ जाए ईरान में बरसरे इक़्तिदार, तो पावर सारी वो जो सबसे बड़े इनके सुप्रीम रहनुमा हैं, लीडर। सुप्रीम लीडर हैं, उनके पास है, और उनकी जो वो गार्डियन काउंसिल है उसके पास है पावर्स। तो ईरान में तो कोई तब्दीली जी, जी। नजर नहीं आ लेकिन रही। लेकिन जो अभी 2 कैंडिडेट हैं इस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की रेस में, सईद जलीली और मसूद पेज़ेशकियान, दोनों में एक एक तो सईद जलीली माने जाते हैं हार्डलाइनर और दूसरे मसूद पेज़ेशकियान लिबरल इसलिए क्योंकि एक तो वो हिजाब को लेकर कहते हैं, हालाँकि हिजाब के जो कानून है उसको कहते हैं प्रोटेक्ट करते हैं वो, लेकिन जिस तरह से मोरालिटी पुलिस ने औरतों को मारा-पीटा और बहुत सारी लड़कियों की जानें भी गई, बहुत सारे एक्टिविस्ट मारे गए, उसको लेकर वो कहते हैं ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ फॉरेन रिलेशंस को लेकर भी उनका ये मानना है कि ईरान के ऊपर जो सैंक्शंस हैं वो हटने चाहिए। ईरान को पूरी जो फाइनेंशियल सिस्टम है, बैंकिंग वर्ल्ड बैंकिंग सिस्टम उसमें आए ताकि सबके साथ ट्रेड कर सके और हम बातचीत करेंगे। जबकि जो सईद जलीली हैं, जो हार्डलाइनर हैं, वो ये चाहते हैं कि ईस्टर्न जो मुल्क हैं यानी कि इंडिया, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मलेशिया इन सब के साथ रशिया, इनके साथ दोस्ती बनी रहे और जो वेस्ट है वो कभी भी ईरान का दोस्त नहीं हो सकता। तो फॉरेन रिलेशंस को लेकर भी ये इनके बेसिक डिफरेंस नज़र आते हैं। डोमेस्टिक को हालाँकि दोनों ही अगेन सुप्रीम उस ईरानियन रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं और होगा वही जो चाहते हैं सुप्रीम लीडर। इससे मैं सवाल एक ही पूछना चाहती हूँ कि क्या जो जो मसूद पेज़ेशकियान हैं, वो इतने पॉपुलर हो रहे हैं, क्या जनता के सेंटिमेंट को देखते हुए और जो कुछ भी हमने देखा कि अभी पिछले 1-2 साल में हुआ ईरान में इंटरनली और हम फॉरेन रिलेशंस के हवाले से भी देखें, तो क्या उस सब को कवर अप या सुधारने के लिए मसूद पेज़ेशकियान को आगे बढ़ाया जा रहा है? ऐसा भी तो हो सकता है। देखिए, ये बिल्कुल एक पॉसिबिलिटी मौजूद है इस तरह भी। अ, यानी ईरान जो है ना इस वक्त शदीद क्राइसिस का शिकार है हर लिहाज से। वो आइसोलेट हो चुका है इकोनॉमिकली, यानी नियर डिस्ट्रक्शन है। ये जो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ था इरानियन प्रेसिडेंट का, उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है जी कि ये स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल नहीं थे उसके, तो इस वजह से वो। तो अब बात ये है कि दुनिया से कट के आप ज़्यादा अरसा सरवाइव कर नहीं सकते। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक ऐसे बंदे को सामने लाया जा रहा हो जो उनके ख़्याल में दुनिया के साथ बेहतर तौर पे एक अ, डील कर सकता है, बेहतर बातचीत तौर कर पे बातचीत कर सकता है। अ, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी इस चीज़ की मौजूद है कि ईरान अपना जो इंटरनेशनल इमेज है उसमें तब्दीली चाहता है। तो लेकिन फिर होगा वही जो सुप्रीम लीडर चाहेंगे। अ, तो अब जी, देखिए, बिल्कुल वही एंड में तो ईरान में वही है। इसीलिए मैंने बोला कि हो सकता है कि सुप्रीम लीडर ऐसा चाहते हों कि ईरान की इमेज करेक्ट हो जाए और क्योंकि मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं कि हम बातचीत करेंगे वेस्ट से, अमेरिका से, सबसे जहाँ-जहाँ सैंक्शन लगे। जी, बिल्कुल, ऐसे ही है। तो असल में ईरान में जब से रेवोल्यूशन आया है तो ना, तो बड़ी कॉस्मेटिक किस्म की चेंजेज़ आई हैं। यानी लेकिन हुकूमत उन्हीं लोगों की रही जो कि ऊपर सुप्रीम लीडर की काउंसिल है, जिस उसमें बैठे हुए लोग हैं, वही असल में हुकूमत करते हैं, और उन्हीं की बात अल्टीमेटली फिर मैटर करती है। जी अंबर। जी।
जी, बिल्कुल आपने सही कहा और अभी जो 2 कैंडिडेट हैं ईरानियन प्रेसिडेंशियल की रेस में कैंडिडेट की रेस में सईद जलीली और मसूद पेज़ेश्कियान दोनों ही ईरानियन रिवॉल्यूशन से जुड़े हैं और जैसे कि हम बार-बार कहते हैं ईरान में होगा वही जो सुप्रीम लीडर चाहेंगे, ईरान का उदय हो रहा है, राइट नज़र आ रही है दुनिया भर में और एक ईरान में अलग। और जैसे कि हमने देखा है कि भारत से इसकी शुरुआत हुई 2014 में भारत समझ गया और वो धीरे-धीरे दुनिया भी समझती जा रही है। इटली में मेलोनी की बात करें, ट्रम्प की बात करें अमेरिका में या फिर इमैनुअल मैक्रोन की बात सबकी जिसकी भी बात करें दुनिया भर में राइट विंग जो पार्टीज़ हैं उनको काफ़ी पसंद किया जा रहा है। बहुत-बहुत शुक्रिया वसीम साहब इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। थैंक यू।